हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास गाइस आपकी सी पोर्ट से रिलेटेड है, यानी बंदरगाहों से। सी पोर्ट बंदरगाह पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। आपकी पूर्वी तट पर कौन सी बंदरगाह हैं और पश्चिमी तट पर कौन सी बंदरगाह हैं। उससे पहले मेरे पास आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन। अब आपका पीजीटी पेड कोर्स, ज्योग्राफी का पीजीटी पेड कोर्स और नेट लेवल की जियो पूरी कंप्लीटली अचीवर्स एकेडमी ऐप पर आपकी अवेलेबल है। जो स्टूडेंट पेड कोर्स लेना चाहते हैं, अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से अपने एग्जाम्स को, वहां से पूरी ये लगा लो, आपको 125 के लगभग वीडियोस मिलेंगी जियो की, और उनमें मैंने ही टीच किया है। तो अगर आप अपने एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो अपना कोर्स ले लेना, पेड कोर्स अचीवर्स एकेडमी ऐप पर जो अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि अगर आप तुरंत पेड कोर्स लोगे तो एक बार पेड कोर्स लेने के बाद आपको मिनिमम 3 मंथ चाहिए उस पेड कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, पढ़ने के लिए, सारी वीडियोस को देखने के लिए, ठीक है। और जब भी वैकेंसी निकलेगी तो आपका ये लगा लो 2 महीने या ज़्यादा 2 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने में ही पेपर हो जाएगा। और तब आप अगर पेड कोर्स लेते हो तो आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मैं पहले से ही कह रही हूँ, जो स्टूडेंट चाहते हैं पेड कोर्स लेना, अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। और उसके अलावा पेड कोर्स से रिलेटेड या और कुछ आपको पूछना है तो मेरा मोबाइल नंबर भी है भाई, तो इस नंबर पर जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो भी जानकारी आपको चाहिए पेड कोर्स से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सी पोर्ट यानी बंदरगाहें। बंदरगाहें क्या होती हैं? देखो भाई, समुद्र के रास्ते से आपका जो भी व्यापार होता है, आयात होता है वस्तुओं का, निर्यात होता है, वो आयात निर्यात बंदरगाहों की सहायता से ही किया जाता है। सी पोर्ट से ही आपका समुद्र के रास्ते से आयात और निर्यात किया जाता है। अंग्रेजी भाषा का ये पोर्ट शब्द, जो ये पोर्ट शब्द आप देख रहे हो, अंग्रेजी भाषा का है। लातीनी लैंग्वेज के अगर हम बात करें तो पोर्टा वर्ड से बना है। लातीनी लैंग्वेज के पोर्टा शब्द से अंग्रेजी भाषा का पोर्ट शब्द बना है और इसका मीनिंग होता है प्रवेश द्वार। इसका मीनिंग क्या होता है? प्रवेश द्वार। तो जो ये पोर्ट शब्द है इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है और पोर्ट शब्द लातीनी भाषा के पोर्टा से बना है, जिसका मीनिंग होता है प्रवेश द्वार, ठीक है, प्रवेश द्वार। अतः जो ये आपकी बंदरगाहें होती हैं वो हमारे समुद्र के प्रवेश द्वार होती हैं स्थल भागों में, ठीक है। अगर आप बात करो ना, ये बंदरगाहें, पतन, सी पोर्ट, ये क्या होती है? ये आपकी समुद्र से स्थल का प्रवेश द्वार होती हैं, ठीक है। यानी सी से आप लैंड वाले पार्ट पर आ रहे हो तो आपकी एंट्री हो रही है लैंड वाले पार्ट पर, तो समुद्र से लैंड वाले पार्ट का प्रवेश द्वार होती हैं आपकी बंदरगाहें, जिसे हम पतन कह देते हैं, सी पोर्ट कह देते हैं। तो एक और तो जो पतन होती हैं अपने पृष्ठ प्रदेश से, विदेशों से, यानी अपने इलाके में विदेशों से जो भी वस्तुएं आ रही हैं उनको लेते हैं और अपने यहाँ से जो वस्तुएं बेची जा रही हैं यानी निर्यात किया जाता है विदेशों को, तो उन्हीं रास्तों से आपका निर्यात होता है सी पोर्ट्स में और उन्हीं रास्तों से आपका आयात होता है वस्तुओं का। इसी प्रकार जो पतन है, पतन समुद्री व्यापार का, समुद्र के रास्ते से हम जो भी व्यापार करते हैं उस समुद्री व्यापार का नाभि मीन्स ये लगा लो आपका नोडल, नाभि बिंदु होती है, नोडल पॉइंट, ठीक है। तो पतन क्या होती है? समुद्री व्यापार का नाभि बिंदु, जिसे नोडल पॉइंट भी कहते हैं। तो पतन आपकी समुद्र से स्थल की ओर प्रवेश द्वार होती है। उसके अलावा समुद्री व्यापार का नाभि बिंदु भी पतनों को, बंदरगाहों को कहा जाता है। भारत में देखें, एक बार दक्षिण भारत का बना लेते हैं, क्योंकि आपकी जितनी भी बंदरगाहें हैं दक्षिण भारत पर ही स्थित है भाई, क्योंकि समुद्र वाला इलाका, भारत का साउथ वाला जो पार्ट है वही समुद्र वाले इलाकों को टच करता है, ठीक है। तो पहले हम पश्चिमी तट की ही पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखो, गुजरात से शुरू हो जाता है समुद्र वाला पार्ट, और पश्चिमी तट की बात करें तो यहाँ पर लास्ट राज्य आता है केरल। ये आपका केरल
ये यहाँ तक गुजरात रहता है और यहाँ से आपका यहाँ तक ये आता है महाराष्ट्र, और यहाँ पर बीच में छोटा सा आता है गोवा, और केरल से यहाँ के बीच में, गोवा के बीच में यहाँ पर है कर्नाटक राज्य। तो पश्चिमी तट पर 1 2 3 4 5 राज्य हैं जहाँ पर आपकी बंदरगाहें पाई जाती हैं या बंदरगाहें होती हैं। कुछ नेचुरल रूप से होती हैं और कुछ भई आपकी बनानी पड़ती है, यानी आर्टिफिशियल होती हैं, मानव निर्मित बंदरगाहें जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इससे इनको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और समझ लो बंदरगाहों से रिलेटेड। 10 लाख टन वार्षिक 10 लाख टन वार्षिक से अधिक यातायात संभालने वाले पतनों को सी पोर्ट को प्रमुख पतन कहते हैं। जो पतन या जिस पतन पर से साल में 10 लाख टन से अधिक का व्यापार होता है उसे प्रमुख पतन कहते हैं। नेक्स्ट, 10 लाख टन से 1 लाख टन के बीच जिन बंदरगाहों से या पतनों से व्यापार होता है उन्हें मध्यम पतन कहते हैं। मध्यम पतन, ठीक है। 10 लाख टन से 1 लाख टन के बीच, 10 लाख टन वार्षिक से अधिक वाला प्रमुख पतन, 10 लाख टन से 1 लाख टन के बीच वाली मध्यम पतन, और भाई आपके 1 लाख टन से कम, 1 लाख टन से तो कम परंतु 1500 टन से अधिक, 1500 टन से अधिक यातायात करने वाली पतनों को छोटा पतन कहते हैं। छोटा पतन कहते हैं। तो 1 लाख टन से 15 लाख टन से अधिक होना चाहिए, 1 लाख टन से कम हो पर 1500 टन से अधिक होना चाहिए। तो इस प्रकार की पतनों को छोटा पतन कहते हैं। 1500 टन से कम, 1500 टन से कम जो यातायात संभालती है उन्हें हम उपपतन कहते हैं, यानी पतन का छोटा रूप, बिल्कुल छोटा सा, तो उपपतन के नाम से ये जानी जाती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 10 लाख टन वार्षिक से अधिक यातायात संभालने वाली प्रमुख पतन, 10 लाख टन से 1 लाख टन के बीच यातायात संभालने वाली मध्यम पतन, 1 लाख टन से कम परंतु 1500 टन से अधिक संभालने वाली आपकी छोटी पतन, और वही 1500 टन से कम यातायात संभालने वाली कहलाती है आपकी उपपतन। तो समझ गए इन सब टाइप को। अब हम पढ़ेंगे अपनी पश्चिमी तट पर जो जो बंदरगाहें हैं उनके बारे में पूरा डिटेल से। भारत का पश्चिमी तट ड्रॉ किया हुआ है ये मैंने, पश्चिमी तट, भारत के पश्चिमी तट। तो भारत के पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी तट पर कौन कौन सी आपकी बंदरगाहें आती हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो कि आपकी गुजरात राज्य में पड़ती है, गुजरात में है कांडला बंदरगाह। ठीक है, तो नियर अबाउट आपकी यहीं पर है कुछ ऐसे। कांडला बंदरगाह गुजरात के अंदर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डालो इसको ऐसे, यहाँ पर पड़ती है भाई कांडला बंदरगाह गुजरात के अंदर। तो कांडला बंदरगाह एक आपकी ज्वारीय पतन है, इसको याद रखना। ये कैसी पतन है? ज्वारीय, एक ज्वारीय पतन है। मीन्स ये जो पतन समुद्र के किनारे पर स्थित ना होकर गुजरात के अंदर, यहाँ पर कौन सा रन है? कच्छ का रन। तो गुजरात में कच्छ की जो खाड़ी है जिसे हम कच्छ का रन भी कहते हैं, तो कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर, जब कच्छ की खाड़ी समुद्र में मिलती है तो उस एरिया पर आपकी ये बंदरगाह स्थित है जिसे कांडला बंदरगाह कहते हैं। इसीलिए इसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। इस पतन का निर्माण 1930 में हुआ था कच्छ राज्य के लिए। कच्छ राज्य के लिए 1930 में इसका निर्माण हुआ। पर क्या हुआ? 1947 भारत देश आज़ाद हुआ। भारत की एक प्रमुख बंदरगाह थी कराची, और ये कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चली गई थी जब भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में चली गई। जब ये पाकिस्तान में चली गई तो इसके जाने के बाद आपकी जो ये कांडला बंदरगाह है इसको और अधिक विकसित किया गया। ठीक है, काम में लाने के लिए। इसीलिए कांडला बंदरगाह को चाइल्ड ऑफ पार्टीशन के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, चाइल्ड ऑफ पार्टीशन के नाम से भी जानी जाती है कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में है। अब इस बंदरगाह से अगर हम बात करें, यह पतन देश का जो उत्तर पश्चिम वाला पार्ट है ना, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी ये पड़ जाते हैं, तो इस पार्ट में जो भी आवश्यकताएं होती हैं इन राज्यों की, उनको पूरा करने के साथ साथ यहाँ पर इसके नज़दीक ही है मुंबई पतन के दबाव को भी कम करने के लिए इसको अच्छी तरह से फिर डेवलपमेंट किया गया। इस पतन से आपका कच्चा तेल उत्पाद, उर्वरक, खाद्य पदार्थ, कपास, चीनी, सीमेंट, ये सब कुछ इन सभी का ही व्यापार होता है। यहाँ पर एक अपतटीय टर्मिनल भी बनाया गया है वाड़ीनार में यहाँ पर एक अपतटीय टर्मिनल भी विकसित किया गया है। कांडला बंदरगाह के पास ही अपतटीय टर्मिनल विकसित किया गया है। क्यों? ताकि कांडला बंदरगाह पर जो उत्तर पश्चिमी भारत का जो ज़्यादा दबाव है, इसको थोड़ा घटाया जा सके। तो ये थी भाई आपकी कांडला बंदरगाह, भारत के गुजरात राज्य में पड़ती है। यहाँ पर चाइल्ड ऑफ पार्टीशन 1947 कराची बंदरगाह थी पहले भारत में, वो आपकी पाकिस्तान में चली गई, फिर इसका भी दबाव इस पर पड़ गया और इसी के लिए वाड़ीनार में एक अपतटीय टर्मिनल भी विकसित किया गया है, ताकि जो कांडला बंदरगाह है इसके दबाव को थोड़ा कम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह एक आपकी प्राकृतिक और सबसे बड़ा पतन है, भारत का सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह है, सी पोर्ट है मुंबई। ठीक है, मुंबई बंदरगाह ये आपकी यहाँ पर पड़ती है। मुंबई आपके कौन से द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। यह क्वेश्चन आता है, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। इस बंदरगाह की बात करें तो इसकी लंबाई आपकी 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर लंबाई है, और चौड़ाई की बात करें तो भाई 6 से 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। किसकी? आपकी मुंबई बंदरगाह की। इसमें लगभग 54 गोदियां हैं, 54 गोदियां हैं इस बंदरगाह पर, काफ़ी विशाल है ये बंदरगाह। 54 गोदियां हैं और देश का विशालतम टर्मिनल भी है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर टर्मिनल था ना कांडला में, तो देश का सबसे बड़ा टर्मिनल भी मुंबई बंदरगाह पर है। देश का सबसे बड़ा टर्मिनल भी मुंबई बंदरगाह पर ही स्थित है। यह है आपके पश्चिमी तट पर, और पश्चिमी तट पर क्या आता है? गर्मियों में मानसून। तो मानसून में या मानसून के तूफानों में भी इस बंदरगाह पर आपके जहाज ईजी से और अच्छी तरह से खड़े हो सकते हैं। सभी पतनों के कुल यातायात का 5वां भाग, यानी भारत के समुद्र के द्वारा किए गए व्यापार का 5वां भाग, लगभग 22% व्यापार मुंबई बंदरगाह ही संभालती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई हमारे लिए। ठीक है, हमारे समुद्री रास्ते से किया गया जो व्यापार है उसका 5वां भाग आपकी एक ही बंदरगाह यानी मुंबई संभालती है। तो ये पतन आपके जो मध्य पूर्व के देश हैं, भूमध्य सागरीय देश हैं, उसके अलावा भाई उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप वाले जो देश हैं उन सभी के निकट स्थित है। और जैसे स्वेज नहर बनी 1869 में, तो स्वेज नहर के बन जाने से तो यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के देशों की भी दूरी कम हो गई है इस बंदरगाह से। तो मुंबई से सीधा स्वेज नहर, फिर भूमध्य सागर, यूरोप पहुंच गए, उत्तरी अफ्रीका पहुंच गए। पहले तो काफ़ी घूम के जाना पड़ता था साउथ में, अफ्रीका के साउथ से आशा अंतरिक्ष मार्ग से, पर अब जब स्वेज नहर बनने के बाद इस बंदरगाह से आयात निर्यात और भी सुगम हो गया है। तो इस पतन का अब महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। पेट्रोलियम पदार्थ और आपका जो सूक्ष्म व्यापार है, सूक्ष्म माल का यहाँ से व्यापार ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी और राजस्थान के जो कई भाग है वही आपके मुंबई बंदरगाह का ही अधिकतर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये थी भाई आपकी प्राकृतिक और बड़ी मुंबई बंदरगाह। तो आप समझ गए हैं, कांडला बंदरगाह गुजरात और मुंबई बंदरगाह आपकी महाराष्ट्र के अंदर, भारत के महाराष्ट्र राज्य में है मुंबई बंदरगाह। अब
मुंबई बंदरगाह पर दबाव अधिक होने के कारण इसके दबाव को कम करने के लिए एक और बंदरगाह का निर्माण किया गया महाराष्ट्र राज्य में, जिसका नाम था, थर्ड बंदरगाह पढ़ रहे हैं ना, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नेहवा शेवा बंदरगाह। ये बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में ही है भारत के। ठीक है, आपकी जो मुंबई वाली बंदरगाह है, इसके दबाव को कम करने के लिए इसी के पास में एक बंदरगाह का और निर्माण किया गया, जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू पतन या मुंबई के निकट नेहवा सेवा स्थान पर बनने के कारण इसे नेहवा शेवा बंदरगाह भी कहते हैं, क्योंकि ये मुंबई के निकट नेहवा शेवा एग्जैक्ट लोकेशन पर है। ठीक है, तो मुंबई के दबाव को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया। ये लगा लो आधुनिक टेक्नोलॉजी से, आपकी जो भी टेक्नोलॉजी है, आधुनिक टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण है ये नेहवा सेवा बंदरगाह। ठीक है, मुंबई पतन की अपेक्षा यहाँ पर जल की गहराई भी अधिक है, तो ज़्यादा बड़े बड़े जहाज आपके इस बंदरगाह तक ईजिली आ सकते हैं। तो यह भारत का विशालतम कंटेनर पतन है। ठीक है, विशालतम यानी विशाल बड़े बड़े जहाज आ सकते हैं, कंटेनर आ सकते हैं, तो इसीलिए इसे मुंबई का या महाराष्ट्र का विशालतम या भारत का विशालतम कंटेनर पतन भी कहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जहाज इस पर इजी से आ सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी नेहवा सेवा पतन, आधुनिक तकनीकी से परिपूर्ण है, मुंबई के दबाव को कम करने के लिए बनाई गई है, महाराष्ट्र राज्य में ही पड़ती है नेहवा सेवा बंदरगाह। नंबर 4, मरमगांव बंदरगाह। ये बंदरगाह भारत के गोवा राज्य में है, यानी ये जो गोवा है यहीं पर ये मरमगांव बंदरगाह भारत में स्थित है। ये मरमगांव बंदरगाह जुआरी नदमुख के किनारे पर, यहाँ पे गोवा की प्रमुख नदियाँ है ना दो, एक तो मांडवी, एक जुआरी। तो जो जुआरी नदी है उसके मुहाने पर, जुआरी नदी के मुहाने पर, यानी जब जुआरी नदी समुद्र में मिलती है ना, तो उस सिचुएशन पर ही भारत के पश्चिमी तट की एक प्राकृतिक यानी नेचुरल और सुरक्षित बंदरगाह है मरमगांव बंदरगाह गोवा राज्य में। तो गोवा, कर्नाटक और दक्षिणी महाराष्ट्र के तटीय और पृष्ठ प्रदेश इसी बंदरगाह के अंतर्गत आते हैं। इस बंदरगाह का महत्व तब बढ़ा जब 1961 में जापान से लोहा निर्यात करने के लिए इसको रिमोडेलिंग किया गया। ठीक है, इस बंदरगाह को, यहाँ से आपका अधिकतर लोहा, मछली, उसके अलावा नारियल और मसालों का अधिक निर्यात किया जाता है, मसालों का निर्यात किया जाता है मरमगांव बंदरगाह से। यहाँ पर आयात की जाने वाली वस्तुओं में आपकी रासायनिक पदार्थ, उर्वरक और खाद्य पदार्थ आते हैं। कोंकण रेलवे के विकास ने इसको महत्वपूर्ण विस्तार दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपका कोंकण रेलवे का विस्तार हुआ है इसी के निकट। तो कोंकण रेलवे के विकास ने इस बंदरगाह को या इस बंदरगाह में महत्वपूर्ण योगदान दिया है मरमगांव बंदरगाह यानी सी पोर्ट। नंबर 5, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह भारत के कर्नाटक राज्य में पड़ती है। तो न्यू मैंगलोर नियर अबाउट आपकी लगभग यहाँ पर है, भारत के कर्नाटक राज्य में पश्चिमी तट पर न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर अगर इसकी बात करें आपकी कोची और मरमगांव के बीच स्थित है। ठीक है, तो इसके ना कर्नाटक ये जो आपकी न्यू मैंगलोर बंदरगाह है, न्यू मैंगलोर, और ऊपर कौन सी है भाई हमारे यहाँ मरमगांव, और इसके नीचे यहाँ पे केरल में पड़ती है कोची। नेक्स्ट पढ़ेंगे कोची। तो कोची और मरमगांव के बीच की बंदरगाह है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। आपका ज़्यादा बड़े बंदरगाह नहीं है, छोटी ही पतन है, छोटी बंदरगाह है। बड़े जहाज इस बंदरगाह से 8 किलोमीटर दूर खुले समुद्र में खड़े करने पड़ते हैं, और फिर छोटे जहाज़ों के द्वारा उनका माल पहले छोटे जहाज़ों में फिर इस बंदरगाह पर लाया जाता है। तो काफ़ी आपकी छोटी बंदरगाह है, बड़ी बंदरगाह ये नहीं है। इस पतन से कर्नाटक के अंदर आपकी एक फेमस लोहे की खान आती है, कुद्रेमुख खान, कुद्रेमुख लोहे की खान। ठीक है, तो कुद्रेमुख का जो लोहा आयशक है वो इसी बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, कर्नाटक के कुद्रेमुख से। उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें इस बंदरगाह से आयात निर्यात की जाती है। कर्नाटक इस बंदरगाह को
पृष्ठ प्रदेश प्रदान करता है। अब न्यू मैंगलोर के बाद नंबर 6 आती है आपकी कोची बंदरगाह। कोची, जो कि आप सबको पता है केरल, मैंने अभी भी ड्रॉ की थी। केरल तट पर एक विशाल कयाल यानी अनूप पर स्थित है। ये अनूप यानी लैगून या कयाल कह लो, लैगून कह लो, अनूप कह लो, बोथ आर सेम, सारी चीज़ें एक बराबर हैं। कयाल आपके केरल तट पर ही अधिक देखने को मिलते हैं। तो आपके एक अनूप पर स्थित है, एक लैगून पर स्थित है, एक कयाल पर स्थित है केरल की कोची बंदरगाह। ये अनूप लैगून क्या होते हैं? जब समुद्र का खारा पानी किसी कारण से एक समुद्र से अलग होकर, यानी समुद्र और उस खारे पानी के बीच एक दीवार सी बन जाए और समुद्र का खारा पानी एक झील के रूप में तट पर इकट्ठा हो जाए, तो उसे कहते हैं अनूप लैगून या कयाल। तो केरल में जो कोची बंदरगाह है वो इसी तरह के आपके एक लैगून पर स्थित है। इस लैगून को वेम्बानंद लैगून भी कहते हैं। वेम्बानंद लैगून भी इसे कहते हैं। तो नाम है इसका वेम्बानंद लैगून, जो कि केरल राज्य में है। और इसी लैगून को, इसी कयाल को अरब सागर की रानी, यानी कोची बंदरगाह को भी अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी, ध्यान देना भाई, यहाँ पर इधर देखोगे ना तो भारत के पश्चिमी तट के इस साइड पूरा अरब सागर है। तो अरब सागर में कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी या वेम्बानंद लैगून को, कयाल को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। कोची पतन इसी कयाल के मुहाने पर स्थित है। एक प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरल सी पोर्ट है, मनुष्य ने इसे नहीं बनाया है। यह केवल मालाबार तट की प्रमुख पतन है, यानी केरल राज्य की प्रमुख पतन है। केरल राज्य से जो आयात निर्यात होता है मुख्यतः इसी पतन के द्वारा किया जाता है। इस पतन की अगर हम बात करें, जो पेट्रोलियम है और खाद उर्वरक हो गए और कच्चे माल का अधिकतर आयात निर्यात यहाँ से किया जाता है। तो कोची पतन, इसके अलावा कोची पतन भारतीय नौसेना के लिए, मिटा देते हैं भाई, तो जो कोची पतन है भारतीय नौसेना के लिए भी यूज़फुल है। तो भारतीय नौसेना भी कोची पतन का यूज़ करती है। जो आपकी इंडियन नेवी है ना, तो भारतीय नौसेना के द्वारा भी कोची पतन का यूज़ किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है भारतीय नौसेना के लिए। जो युद्ध में जाने वाले जलयान हैं उन जलयानों का निर्माण, युद्ध में जाने वाले जलयानों का निर्माण और मरम्मत की सुविधा भी अवेलेबल है आपकी कोची बंदरगाह पर। तो भारतीय नौसेना के लिए एक बेस लेवल है, एक आश्रय स्थल है। उसके अलावा जहाज़ों के निर्माण और भारतीय नौसेना के जहाज़ों के निर्माण और उनके मरम्मत की सुविधा भी अवेलेबल है कोची बंदरगाह पर। ठीक है, तो कोची बंदरगाह आपने समझ ली। ठीक है, तो समझ गए भाई। तो ये आपकी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहें थी। अब इन बंदरगाहों के अलावा भी कई छोटी छोटी बंदरगाहें हैं जो कि एग्जाम में नहीं पूछी जाती, फिर भी अगर राज्य पूछ लें उनके तो इनको भर लो। तो जिसमें एक आती है आपकी ओरछा बंदरगाह और पोरबंदर बंदरगाह। ओरछा जो कि गुजरात में पड़ती है, ओरछा। तो आपसे पूछे ओरछा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? छोटी छोटी बंदरगाहें हैं तो गुजरात राज्य में। और दूसरी इसी के निकट यहाँ पर आती है पोरबंदर बंदरगाह, ये भी आपकी गुजरात राज्य में पड़ती है। तो ओरछा बंदरगाह और पोरबंदर बंदरगाह दोनों की दोनों भारत के गुजरात राज्य में आती हैं। इसके अलावा आपकी एक आती है कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह आपकी केरल में पड़ती है। यहाँ पर कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह केरल राज्य में पड़ती है। और केरल राज्य में एक और आती है भाई तिरुवनंतपुरम बंदरगाह। तो केरल राज्य की इनके नाम याद रख लेना बस, क्योंकि एग्जाम में बाय चांस पूछ ले तिरुवनंतपुरम। तो केरल राज्य में एक आती है आपकी तिरुवनंतपुरम और एक कालीकट भी आती है। दोनों के दोनों भारत के केरल राज्य में स्थित हैं। तो ये थी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहें। अब हम पढ़ेंगे भारत के पूर्वी तट की बंदरगाहें। पश्चिमी तट की आपने पढ़ ली, हमने कांडला बंदरगाह पढ़ी, आपकी मुंबई बंदरगाह पढ़ी, नहवा शेवा बंदरगाह पढ़ी। उसके बाद हमने आपकी गोवा की पढ़ी पहले, ठीक है। गोवा के बाद न्यू मैंगलोर बंदरगाह, आपकी कोची बंदरगाह, इन सबको हमने डिटेल से स्टडी किया। अब हम पढ़ेंगे भारत के पूर्वी तट की बंदरगाहें। भारत के पूर्वी तट की बंदरगाह,
कि भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन सी सी पोर्ट है आपकी। तो भारत के पूर्वी तट पर देखो यहाँ पर पड़ता है भाई आपका इतने एरिया में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक पड़ता है उड़ीसा राज्य, भारत का उड़ीसा राज्य। उड़ीसा से फिर यहाँ पर, उड़ीसा ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ पर तक ही आएगा। यहाँ पर पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और नीचे आता है तमिलनाडु। तो भारत के कितने राज्य आते हैं पूर्वी तट पर, 1 2 3 4, तो भारत के 4 राज्य आएंगे। तो भारत के पूर्वी तटों पर इन 4 राज्यों में कौन कौन सी बंदरगाहें आती हैं, अब हम उनको पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पश्चिम बंगाल के अंदर। तो पश्चिम बंगाल में आपकी आती है कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह भी है। भारत की अगर हम बात करें पूर्वी तट की एक सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, यहाँ पर है भाई कोलकाता बंदरगाह। भारत की पूर्वी तट की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह। मुंबई की भांति जैसे मुंबई का विकास डेवलपमेंट अंग्रेजों ने किया था, उसी तरह आपकी जो कोलकाता बंदरगाह है इसका भी जो डेवलपमेंट अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था। अंग्रेजों के शासन के आरंभिक समय में कोलकाता भारत की राजधानी भी थी और 1911 में कोलकाता राजधानी से परिवर्तित होकर फिर आपकी दिल्ली राजधानी बना दी गई थी। तो उससे पहले तो कोलकाता हमारे देश की कैपिटल भी थी, राजधानी भी थी। ये जो कोलकाता बंदरगाह है एक आपकी नदी पतन है, यानी नदियाँ पतन है आपकी रिवर राइन पोर्ट है। मीन्स ऐसी पतन जो समुद्र के किनारे स्थित ना होकर किसी नदी के किनारे स्थित होते हैं, नदी के मुहाने पर स्थित होते हैं, तो नदी के डेल्टा वाले एरिया में बनते हैं, उसे कहते हैं रिवर राइन पोर्ट। ठीक है, तो ये जो आपकी बंदरगाह है बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर अंदर जाकर हुगली नदी पर, बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर अंदर जाकर जो हुगली नदी है उस पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह। हुगली नदी में अवसादों के निक्षेप और कभी कभी ज्वार भाटा के कारण जहाज़ों को बहुत अधिक समय लग जाता है इस बंदरगाह पर। तो इस नदी की जल का न्यूनतम स्तर बनाए रखने के लिए नौगम्यता सुनिश्चित करनी पड़ती है। तो इस पतन का क्या तल यानी बेस मार्जन करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है इस कोलकाता पतन का, क्योंकि ज्वार भाटे आते हैं रिवर में और उसके अलावा भाई लास्ट स्टेज है हुगली नदी की, तो उसमें अवसाद भी होते हैं, सेडिमेंट भी होते हैं और उन सेडिमेंटों को हटाना पड़ता है ताकि जहाज ईजिली अंदर तक आ जाए। तो हुगली नदी को, अगर हुगली नदी में पानी की बात करें तो हुगली नदी को जो पानी मिलता है गंगा नदी के फरक्का डैम से मिलता है। तो गंगा नदी की जो फरक्का बांध है इसी बांध से हुगली नदी को पानी मिलता है। ठीक है, कोलकाता जो बंदरगाह है आपकी एक बिल्कुल विशाल बंदरगाह है, छोटी मोटी बंदरगाह नहीं है और काफ़ी राज्यों को ये पृष्ठभूमि देती है। मीन्स यूपी, आपका बिहार, झारखंड, इसके आसपास वाले पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्य, इन सभी राज्यों का जो आयात निर्यात है इसी बंदरगाह के द्वारा अधिक किया जाता है। तो इसी बंदरगाह पर इतना दबाव हो गया था सारे उत्तर पूर्वी राज्यों का, और यहाँ पर जो राज्य हैं सभी के सभी यहीं से आयात निर्यात कर रहे थे। तो इसके दबाव को कम करने के लिए इसी के पास एक और आपकी बंदरगाह बनाई गई और उस बंदरगाह का नाम था हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया था। तो कई बार तो इसे ही हल्दिया बंदरगाह कहते हैं, कई बार कई बुकों में इसे अलग से भी डिफाइन किया होता है। तो कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर, कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर हल्दिया नामक स्थान पर आपकी एक आधुनिक पतन बनाई गई। एक आपकी न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक बढ़िया टेक्नोलॉजी थी, सारी की सारी सुविधाएं, एक पतन का निर्माण हुआ जिसे कहते हैं हल्दिया बंदरगाह। ये जो पतन है, इस पतन का उद्देश्य क्या था? जो कोलकाता बंदरगाह है इसकी भीड़ को कम करना, इसके दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया था। तो काफ़ी चीज़ें आपकी इंजीनियरिंग का सामान, मशीनें, पेट्रोलियम और उसके उत्पाद, रसायन, उर्वरक, चीनी, लोहा, इस्पात, जूट, कपास,
क्योंकि देखो यहीं पर आपका क्या अधिकतर भारत में खनिजों की जो खानें हैं उड़ीसा में मिलती है, झारखंड में मिलती है, पश्चिम बंगाल में है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम पेट्रोल मिलता है। तो इन सब चीज़ों का आयात निर्यात कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह से किया जाता है। तो ये दोनों बंदरगाहें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और दोनों आपकी वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है भाई। अब इसके बाद कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह जो कि आपकी वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल में स्थित है, इनके बाद नेक्स्ट बंदरगाह आती है हमारी पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। तो भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। यहाँ पर पारादीप बंदरगाह, पारादीप ये कोलकाता थी और इसी के पास आपकी हल्दिया आ जाती है और ये आपकी पारादीप बंदरगाह भारत के उड़ीसा राज्य। कई बार तो है ना एग्जामिनर बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछता है, सीधा पूछेगा पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में है, और कई बार ज़्यादा डिटेल से पूछता है। तो भाई जो ये पारादीप बंदरगाह एक डेल्टा पर स्थित है। किसके डेल्टा में? महानदी। यहाँ पर महानदी बहती है, तो महानदी के डेल्टा पर स्थित है आपकी पारादीप बंदरगाह। इसका जो पोताश्रय है बहुत गहरा है और इसकी गहराई अधिक होने के लिए भारी पोतों के निपटान के लिए यानी बड़े बड़े जहाज इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अंतर्गत आपका उड़ीसा, झारखंड और इसके अलावा इसके आसपास वाला मध्य प्रदेश और थोड़ा सा पार्ट आंध्र प्रदेश का भी, तो इन सभी से रिलेटेड आयात निर्यात आपकी पारादीप बंदरगाह से ही किया जाता है। तो पारादीप बंदरगाह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह से पढ़ लेना पारादीप बंदरगाह को। तो भाई यहाँ से ना आपका ये बात करें, यहाँ पर आपकी जो लोहे का निर्यात किया जाता है अधिक, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे छोटा नागपुर पठार है जो भारत का रूर कहलाता है खनिजों की अधिकता के कारण। तो यहाँ से आपका क्या किया जाता है? लोहे का निर्यात। तो लोहे का निर्यात जापान को किया जाता है पारादीप बंदरगाह के माध्यम से। पारादीप बंदरगाह के बाद नेक्स्ट आती है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह आपकी भारत के जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसके अंतर्गत स्थित है। तो भारत के आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम बंदरगाह। आंध्र प्रदेश के तट पर सर्वाधिक गहरी, सबसे अधिक गहरी है ये, देश की सर्वाधिक गहरी बंदरगाह है, ये याद रखना, देश की सर्वाधिक गहरी। देखो एक क्वेश्चन था देश की सबसे बड़ी और प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, देश की सर्वाधिक गहरी बंदरगाह विशाखापट्टनम। और भाई आपकी लैंड लॉक्ड बंदरगाह है, लैंड लॉक्ड बंदरगाह है, यानी चारों ओर से स्थल के द्वारा घिरी है, चारों ओर से स्थल के द्वारा घिरी है, ये किसी समुद्र के किनारे पर नहीं है और सुरक्षित बंदरगाह मानी जाती है। और यह है भारत देश में सबसे भीतर तक पहुंची हुई बंदरगाह भी इसे ही कहते हैं, यानी इंडिया के अंदर सबसे अंदर तक पहुंची हुई बंदरगाह का खिताब भी आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह को ही मिला हुआ है। यहाँ पर आपके ठोस चट्टान और बालू को काट काट कर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है और उसी नहर में आपके जो जहाज हैं फिर अंदर विशाखापट्टनम तक आते हैं और वहीं से आयात निर्यात किया जाता है। तो यहाँ से आपका लोहा, कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक, इन सब चीज़ों का आयात निर्यात किया जाता है आपकी विशाखापट्टनम बंदरगाह से। तो यहाँ पर एक पहाड़ी आती है, पहाड़ी का नाम है डाल्फिन, पहाड़ी का नाम है डाल्फिन रेंज के द्वारा, डाल्फिन पहाड़ी के द्वारा ये समुद्र से अलग है। फिर उस पहाड़ी को काट के नहर का निर्माण किया गया और फिर आपकी विशाखापट्टनम के लिए जहाज उस नहर के जरिए ही अंदर तक आते हैं। तो भारत देश की सबसे अंदर तक पहुंची हुई बंदरगाह है विशाखापट्टनम और सर्वाधिक गहरी बंदरगाह है भाई विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के बाद नेक्स्ट आती है हमारी चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह पूर्वी तट की, भारत के पूर्वी तट की चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह की बात करें तो चेन्नई आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है, चेन्नई बंदरगाह, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एक आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह ये नहीं है, मानव निर्मित बंदरगाह है। 1859 में ये बनी थी चेन्नई बंदरगाह, 1859 में।
और पूर्वी तट की इस पुरानी बंदरगाह से लोहा और खनिज तेल का व्यापार होता है, लोहे का और खनिज तेल का। अक्टूबर नवंबर में जब मानसून लौटता है तो तमिलनाडु में आपकी भरपूर बारिश होती है सर्दियों में, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर में लौटता हुआ मानसून अपने साथ कई बार तूफान भी ला देता है, जो इस जहाज रानी के काम में बाधा डालते हैं, ठीक है। तो शिपिंग के काम में जो बाधा डालता है चक्रवात, तो कई बार चक्रवातों की वजह से चेन्नई बंदरगाह को काफ़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। तट के निकट जो पानी की गहराई है ना वो कम है, और इस पानी की गहराई कम होने की वजह से बड़े बड़े जहाज चेन्नई बंदरगाह पर नहीं आ पाते, छोटे छोटे जहाज ही चेन्नई बंदरगाह पर आ पाते हैं। तो तमिलनाडु और पद्दुचेरी इसके पृष्ठ प्रदेश है, यानी तमिलनाडु और पद्दुचेरी के आसपास है आपकी चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह के बाद नेक्स्ट बंदरगाह आती है, ये भी भैया आपकी किसमें है, तमिलनाडु राज्य में, नाम है एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में ही है, एन्नोर बंदरगाह इसी के पास है, एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु राज्य। इस नए पतन का विकास चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए किया है, यानी एन्नोर डेवलपमेंट हुई है किसकी वजह से, चेन्नई बंदरगाह की वजह से। चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए ही आपकी एन्नोर बंदरगाह का विकास किया गया है। ये बंदरगाह चेन्नई से 25 किलोमीटर दूर है, ठीक है। चेन्नई बंदरगाह से 25 किलोमीटर की दूरी पर है आपकी एन्नोर बंदरगाह। तो देखो मीन्स यहाँ नहीं, आप यहाँ बनाओ इसको, क्योंकि ये उत्तर दिशा में है। तो यहाँ नीचे वाली आपकी चेन्नई और इससे ऊपर है एन्नोर। तो चेन्नई से 25 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ती है आपकी एन्नोर बंदरगाह। मुख्य रूप से इसे एक आधुनिक, देखो भैया हमने बनाई है तो फिर न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही तो बनाएंगे। तो आपकी एक कृत्रिम बंदरगाह है और आधुनिक सभी चीज़ों से ये परिपूर्ण है बंदरगाह, और इसे कोयला पतन भी कहते हैं। इस बंदरगाह को कोयला पतन के नाम से भी जाना जाता है, एन्नोर बंदरगाह को मुख्य रूप से कोयला पतन कहते हैं। और कोयले के साथ साथ पेट्रो रसायनों का भी काफ़ी व्यापार एन्नोर बंदरगाह से ही किया जाता है। सरकारी नियंत्रण से आपकी एकदम मुक्त है ये एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह के बाद लास्ट आती है आपकी तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह, ये तूतीकोरिन बंदरगाह भी आपकी तमिलनाडु राज्य में ही पड़ती है। भारत के पूर्वी तट पर तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में ही पाई जाती हैं। यहाँ पर तो ये तूतीकोरिन, एन्नोर, चेन्नई, ये आपकी विशाखापट्टनम, पारादीप, और ये कोलकाता, और ये ऊपर वाली हल्दिया, ये सारी आपकी पूर्वी तट की बंदरगाहें हैं। तूतीकोरिन की बात करें तो तूतीकोरिन आपकी एक प्राचीन पतन है, पुरानी पतन है। इस पतन का अब इसको आधुनिकीकरण कर दिया गया है, नई टेक्नोलॉजी ला दी गई है इस पतन के अंदर, इसको बिल्कुल नया बना दिया गया है। वैसे आपकी ये एक पुरानी पतन है। यह पतन चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए बनाई गई है। तो देखो इस चेन्नई के दबाव को कम करने के लिए उत्तर में एन्नोर और दक्षिण में तूतीकोरिन बंदरगाह का निर्माण किया गया है। तो यहाँ से तूतीकोरिन बंदरगाह से खनिज, नमक, खाद्यान्न, खाद्य तेल, चीनी, रसायन, तो ये कह लो कि चीज़ें तो सारी सेम होती है। और कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इनकी एक प्रमुख विशेषता से ही हर बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इनको आप याद रखना। अब एक क्वेश्चन आता है, भारत का पूर्वी द्वार किस पतन को कहते हैं। तो भाई भारत के पूर्वी द्वार, भारत का पूर्वी द्वार यहाँ से शुरू हो जाता है ना, पूर्वी तट। तो भारत का पूर्वी द्वार वैसे तो कोलकाता बंदरगाह कहलाती है। ऑप्शन में कोलकाता ना हो तो आप हल्दिया को भी डाल सकते हो। तो भारत का पूर्वी द्वार कौन सी बंदरगाह, कलकत्ता बंदरगाह, ठीक है। तो ये थी भैया आपकी बंदरगाहें। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो कैसी लगी भाई क्लास? आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी।
तो क्लास पसंद आई है तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। और मेरे चैनल को मत भूलना, स्टडी विद दीपा सैनी पीजीटी लेवल के लिए आगे चलकर ये चैनल एक इम्पोर्टेंट चैनल बनने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी सभी टॉपिक से रिलेटेड छोटी छोटी वीडियो ज़रूर डालती रहती हूँ। डेली की एक वीडियो यहाँ पर ज़रूर मिलती है पीजीटी लेवल से रिलेटेड। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन सेट और क्वेश्चन को भी मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पर, ज्योग्राफी के भी, पॉलिटिकल के भी, इकोनॉमिक्स के भी। तो आपके लिए एक अच्छा चैनल बनने वाला है आगे चलकर, स्टडी विद दीपा सैनी। ओके, तो फिर